शुरुआत करते हैं। ठीक है, और आज हम लोग जो है वो जुलाई 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा है जुलाई में, यानी कि थोड़े से लेंथी करंट अफेयर है, और फिर करंट अफेयर को हम लोग जीके के साथ भी लिंक कर रहे हैं, यानी कि स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम साथ के साथ में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो टारगेट है करंट अफेयर को हम थोड़ा डेप्थ में अच्छे से डिटेल से जो है वो एनालाइज करेंगे, ताकि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आए ना करंट अफेयर को लेकर तो वो इजीली हम जो है वो उसको सॉल्व कर दें। प्लस करंट अफेयर को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हर टॉपिक को समझेंगे कि कैसे जो है वो हम इसको एज एन एग्जांपल मेंस में लिख सकते हैं। जून के जो करंट अफेयर है उसकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है, तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। और आज के भी जो ये करंट अफेयर होंगे ये यूट्यूब पर अपलोड होंगे। मैं आपको बता देता हूँ पहले कि करंट अफेयर के जितने भी क्लासेज है वो यूट्यूब पर जाती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी भी, लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि हिमाचल प्रदेश में विंटर में जो है वो स्नोफॉल होता है, अच्छी बर्फ़ पड़ती है, और अगर स्नोफॉल अच्छा रह रहा है तो फिर इससे क्या होता है कि गर्मियों के टाइम पे इरिगेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। अब हिमाचल प्रदेश में, लोअर हिमाचल में तो देखो बर्फ़ नहीं पड़ रही है, बट लेकिन अपर हिमाचल में जब बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ से फिर गर्मियों में वो बर्फ़ पिघलती है, तो पानी की कमी नहीं होती कोई नहीं इरिगेशन को लेकर, स्पेशली लाइक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। प्लस साथ में अभी प्रेजेंट टाइम पे ही विंटर में ही अगर हम देखते हैं तो जो हायर एलिवेशंस है, जो अपर शिमला है या अपर हिमाचल है जहाँ पे स्नोफॉल अच्छा खासा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किन्नौर, तो वहाँ पर भी बर्फ़ जो है वो इस बार अच्छी नहीं पड़ रही, तो वहाँ पर भी पानी की दिक्कत हो रही है। तो एक समस्या है जो बनती जा रही है। तो वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो वो इसी तरह से लिंक करता है कि हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर को जो है वो इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखें, कि एनवायरनमेंट के ऊपर एग्रीकल्चर का बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि जो बर्थ एनिवर्सरी है ना स्वामीनाथन जी की, जिनको कहा जाता है एक तरह से फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इनको कहते हैं, तो इनको डेडिकेट करने के लिए इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि 7 अगस्त को डिक्लेयर किया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। और यहाँ पर मेन जो थीम है उनकी इसके पीछे वो ये है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है ताकि फार्मर्स की इनकम भी बढ़े, पहला पॉइंट, और दूसरा एनवायरनमेंट को भी जो प्रोटेक्ट किया जाए साथ के साथ में। क्यों? क्योंकि जो आईपीसीसी है ना, उनकी एक रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो मीथेन है, CH4 मीथेन, मीथेन जो है वो कहीं ना कहीं उसका जैसे एक ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, और इसमें अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एग्रीकल्चर से भी मीथेन गैस जो है वो इमिट हो रही है, एक ये पॉइंट। और दूसरा, जैसे एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि जो है वो बिल्कुल हाँ सही बोल रहे हो आप, ये फाउंड इन पेडीफील्ड, वो क्या होता है, पेस्टिसाइड्स क्या होता है, फिर वो आगे जो है वो क्या कर रहे हैं, सॉइल के अंदर जा रहे हैं और सॉइल को भी इफेक्ट कर रहे हैं, तो एक ये भी इम्पैक्ट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा, अब हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर ना बड़े लेवल पर नहीं होता, उतने हाई लेवल पर नहीं होता जितने हाई लेवल पर पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी या बिहार में हो रहा है। वहाँ पे तो ऑलमोस्ट आप देखोगे साउथ इंडिया में तो मोनोक्रॉपिंग होती है कि एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है, बट अपने यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर के साथ साथ मिक्स फार्मिंग प्रमोट हो रही है। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ जो मिक्स फार्मिंग होती है। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कंटेंट आपने इकट्ठा करके रखना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर, वो ये कि जो डाटा है, जैसे कितनी क्रॉप्स हमारे यहाँ पर है, कौन सी क्रॉप फॉरेन में जा रही है, कौन सी कंट्री में जा रही है, ये थोड़ा सा हिमाचल को लेकर एक्स्ट्रा हमें प्रिपेयर करके रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव एक तरह से अगर हम बात करें तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस का ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन इन्होंने दाचीग्राम नेशनल पार्क में किया था, जो टेररिस्ट वहाँ पर छुपे हुए थे। आप लोगों को सभी को पता होगा कि पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, जिसमें जो वो 26 लोगों को जो टेररिस्ट ने मार दिया था। उसके बाद वो टेररिस्ट जो है वो जो दाचीग्राम नेशनल पार्क है यहाँ पर छुप गए थे, जम्मू एंड कश्मीर में।
तो इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनको जो है वो एक तरह से ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उसका नाम था ऑपरेशन महादेव। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल टाइगर डे, ये होता है 29 जुलाई को, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया था 1973 में, और मेन टारगेट था टाइगर कंजर्वेशन की तरफ, कि टाइगर कंजर्वेशन को प्रमोट करना है। फिर इसको लेकर एक जो है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई, जो कि बनी थी 2005 में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसका मेन काम है टाइगर कंजर्वेशन को प्रमोट करना। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973, 58 टाइगर रिजर्व है अभी, ध्यान रखना 58 टाइगर रिजर्व। और साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि अभी 59th भी बनने वाला है, बट लेकिन अभी जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसके पास अप्रूवल के लिए गया है, देखते हैं होता है या नहीं। अभी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो याद करना जरूरी नहीं है। और 58th आपको याद रखना है, वो है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा टाइगर कौन सी स्टेट में है? एमपी। एमपी, ठीक है, कि मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा टाइगर है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मुझे ये बताओ कि टाइगर सबसे ज़्यादा कौन से नेशनल पार्क में है? टाइगर डेंसिटी भी आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से नेशनल पार्क में है। पहले ना जिम कॉर्बेट हुआ करता था, बट अब नहीं है। अब जिम कॉर्बेट की जगह बांदीपुर है। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। नागार्जुना नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। और बांदीपुर अगर हम बात करें तो ये डेंसिटी वाइज सबसे ज़्यादा हो गए यहाँ पर, पहले जिम कॉर्बेट में थे, बट लेकिन 2024-25 में चेंज हो गया डाटा। एक पॉइंट। और टाइगर सेंसस होती है, सुना टाइगर सेंसस के बारे में? यस सर। कितने साल बाद होती है ये? 4 साल बाद। टाइगर सेंसस हर 4 साल बाद होती है, और इसको कंडक्ट करवाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। देन उसके बाद है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। काजीरंगा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो यह असम में है, पहला पॉइंट तो याद रखना। ये एक नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क बनाया गया था 1974 में, टाइगर रिजर्व बनाया गया था 2006 में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया 1985 में। टाइगर डेंसिटी के वाइज देखते हैं अगर, तो बांदीपुर में सबसे ज़्यादा हो गई, देन उसके बाद हो गया जिम कॉर्बेट, फिर हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा भी डेंसिटी वाइज तीसरे नंबर पर आता है। तो ये टॉप 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम के लिए। और एक पॉइंट और याद रखना कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये वन हॉर्न रिहानो के लिए भी फेमस है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है हमारे पास? सर 46 तो नहीं है? 44। अभी बढ़ी तो नहीं है, मैंने न्यूज़ में नहीं सुना, बट लेकिन 44 है आई थिंक अभी तक। और 44th बनी है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। जो आप 44 से 46 से लिंक कर रहे हो ना, वो 96 है रामसर साइट्स। यूनेस्को कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है? 1971। 1945। 1971 में कौन एस्टेब्लिश्ड हुआ है? तो किसको एस्टेब्लिश किया गया था? रामसर कन्वेंशन। प्रलय मिसाइल, ये अभी भी न्यूज़ में है और पहले भी न्यूज़ में थी। देखो, प्रलय मिसाइल इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है प्रलय मिसाइल को लेकर कि ये है क्या। तो याद रखना ये क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब इट डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड के अकॉर्डिंग जो है वो इनको जो है वो मिसाइल्स को कैटेगराइज किया जाता है। और इसमें क्या है, एडवांस जो है वो गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम है, पहला पॉइंट।
दूसरा ध्यान रखना कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, और इसकी जो रेंज है वो 100 से लेकर 500 किलोमीटर तक है। प्रलय मिसाइल इंडिजीनियसली डेवलप्ड, तो ये क्या प्रमोट कर रहा है, मेक इन इंडिया को। तो हम कह रहे हैं ना कि मैं डिफेंस में जो है वो इंडियनाइज करना है सारे इक्विपमेंट्स को, तो उसके लिए उसको लेकर जो है वो ये इनिशिएटिव है हमारा। DRDO ने अभी इसका जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट अभी भी किए, उस टाइम पर भी किए थे, और DRDO के एस्टेब्लिशमेंट जो 1958 में हो रखी है। देन उसके बाद स्कीम्स रिलेटेड टू फूड एंड न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है उसको लेकर कुछ स्कीम्स जो कि सरकार के इनिशिएटिव है, ये आपको मेंस में हेल्प करेगी। आप इनको डायरेक्ट एग्जांपल लिख सकते हैं। ये बिल्कुल वो बेसिक स्कीम्स है जिनको आप इजीली याद कर सकते हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS जो कि फेयर प्राइस शॉप है, जैसे हमारे डिपोज हो गए, ठीक है, जहां पर हम राशन लेने के लिए जाते हैं डिपो, तो वहां पर जो है वहां से हमें जो राशन मिल रहा है वो भी एक तरह से न्यूट्रिशन और फूड को प्रमोट कर रहा है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड को प्रमोट कर रहा है। और अभी के टाइम पे बात करें तो ये जो PDS सिस्टम है डिजिटाइजेशन का भी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एक डिजिटाइज मेथड को फॉलो किया जा रहा है जब भी हम राशन लेने के लिए जा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो डाटा है कि जो 2025 तक हम ये देख रहे हैं, दिसंबर 2025 या 2025 का डाटा हम देख सकते हैं कि इसमें 80 करोड़ प्लस जो है वो यहाँ पर बेनिफिशरीज है, मतलब लगभग 80 करोड़ लोग जो है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि वो PDS सिस्टम पर जो है वो डिपेंड है एक तरह से, या उसके थ्रू जो है वो राशन ले रहे हैं फेयर प्राइसेस से, फिर जो फेयर जो प्राइसेस वाली शॉप्स होती है वहाँ से हमारे डिपो। PM पोषण मतलब पोषण अभियान से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन की बात की जा रही है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। तो यहाँ पर फिर आपने आंगनवाड़ी वाला सिस्टम पढ़ा होगा, तो आंगनवाड़ी के सिस्टम, जो आंगनवाड़ी जो सिस्टम है वहाँ से फिर वुमेन और जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनके लिए जो है वो एसेंशियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बढ़े। और मिड डे मील स्कीम, आई होप मिड डे मील स्कीम की कोई है यहाँ पर जिसने जो मिड डे मील स्कीम का पार्ट था अपने स्कूल टाइम पे। किसी ने भी मिड डे मील, ठीक है, ज्योति मैम है एक, ठीक है, ओके। तो ये मिड डे मील स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, अंकिता भी है, ये मतलब ये भी एक ऐसा इनिशिएटिव है, ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, जिसमें दिन का खाना जो है उनको दिया जा रहा है। बट लेकिन स्कीम ना सिर्फ 8th क्लास तक थी। हाँ, बिल्कुल सही। और ये स्कीम जो है वो सिर्फ 8th क्लास तक थी, और मेरा ये मानना है कि 8th से लेकर 10th तक के बीच में हम ज़्यादा ग्रो करते हैं। 6 to 8th के बीच में तो चलो फिर भी हम नॉर्मल कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन 8th to 10th के बीच में हम यहाँ देखते हैं कि माइंड भी ग्रो कर रहा है, तो फिर ये स्कीम जो है वो 10th क्लास तक होनी चाहिए थी, ये हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, या 12th क्लास तक भी। देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि कोविड-19 के टाइम पे शुरू की गई थी, जो यहाँ पर अगर हम बात करें लगभग जो है वो 5-6 किलो जो है वो यहाँ पर क्या था, अनाज प्रोवाइड किया जा रहा था। इसको एक्सटेंड कर दिया 2029 तक। ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब तक एक्सटेंड की गई है, तो ये एक्सटेंड कर दी गई है 2029 तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। पूरा कंप्लीट ब्रह्मपुत्र रिवर को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, तो जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे रिवीजन हो जाएगी, या आपने ज्योग्राफी पहले पढ़ ली है तो अब यहाँ पर रिवीजन हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि हम करंट अफेयर को GS के साथ लिंक कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि इसके ऊपर एक तो देखो चाइना डैम बनाता रहता है, तो ये एक न्यूज़ में हो जाती है। सेकंड, उसके बाद मानसून के टाइम पे फ्लड भी होते हैं आसाम में, तो भी ये न्यूज़ में रहती है। और थर्ड, इंडिया खुद इसके ऊपर डैम बना रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर एक इंटरनेशनल रिवर है, पहला पॉइंट सिंपल क्लियर है, क्योंकि चाइना से देखो अगर हम बात करें तिब्बत से निकल रही है, फिर इंडिया में आ रही है, और फिर ब्रह्मपुत्र जो है वो बांग्लादेश जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत में है, फिर उसके बाद इंडिया में एंटर करती है, फिर बांग्लादेश में। इंडिया में जहाँ पर एंटर करती है वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर एंटर करती है। देन उसके बाद इंटरनेशनल रिवर है, ठीक है। इसका जो कैचमेंट हो गया मतलब कहाँ कहाँ से पानी मिल रहा है, तो चाइना, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ से पानी आ रहा है, क्योंकि भूटान से भी कुछ एक नदियाँ जो है वो आती है और फिर जो है वो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। इस तरह से रिवर बनती है, जैसे मान लो यहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, फिर ऐसे करके एंटर करके ये यहाँ निकल गई। ये वाला रीजन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ध्यांग गॉर्ज बनता है यहाँ पर, और ये है अरुणाचल प्रदेश।
अब ऊपर वाली साइड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये तो हो गया ऑलमोस्ट तिब्बत आपका नॉर्थ में, ठीक है, और वेस्ट में। तो यहाँ पर हिमालयाज है, ठीक है, एक पॉइंट। यहाँ वाली साइड पर पटकाई हिल्स हो गई, और नीचे वाली साइड यहाँ पर होगी असम हिल्स। बाउंड्री किस तरह से बन रही है, और इस तरह से नदी बहती है। देन उसके बाद देखो इंडिया में कौन सी स्टेट्स है जहाँ पर इसका कैचमेंट एरिया है, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड। तो इनसे क्या है, इनसे जो है वो नदियाँ आती है और फिर वो वहाँ पर ज्वाइन करती है। देन उसके बाद ऑलमोस्ट मैं ये आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से जो है वो बाउंड्री बनती है इसकी, कहाँ कहाँ से रुकती, मतलब कहाँ कहाँ से किस तरह से बॉर्डर शेयर करती है। तो ऊपर वाली साइड पर और इधर वाली साइड पर, तो यहाँ पर हो गया आपके हिमालयाज, यहाँ हो गई पटकई हिल्स, यहाँ हो गया असम हिल्स। देन उसके बाद इंडिया में जो लेंथ है, वैसे टोटल लेंथ अगर हम बात करें इसकी तो 2900 किलोमीटर है। टोटल लेंथ हो गई 2900 किलोमीटर। इंडिया में इसकी लेंथ है 1916 किलोमीटर। इंडिया में जो लेंथ है ब्रह्मपुत्र की वो है 1916 किलोमीटर, पहला पॉइंट। दूसरा, वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करते हैं ना, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, मतलब बहुत पानी होता है इसमें। इसमें इतना पानी है, इसी वजह से जो हमारा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है ना, वो 41% जो है वो ब्रह्मपुत्र से आ रहा है। बहुत सारे डैम बने हैं इसके ऊपर, और 916 किलोमीटर है। और इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा रिवर। 25 किलोमीटर जो है वो लेंथ है गंगा रिवर की। और दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर जो है वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, इसी तरह से हमें याद करनी है। तो देखो जो राइट बैंक है उसमें आती है तीस्ता, मानस, लोहित, दिबांग, ठीक है, सुवर्णश्री, धनश्री और संकोश। दिबांग ट्रिब्यूटरी है, और जो ब्रह्मपुत्र है उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग ट्रिब्यूटरी अलग हुई, दिहांग ब्रह्मपुत्र का नाम है। देन उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देसंग, दिखो, धनश्री और कोपिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मतलब ये सारी ट्रिब्यूटरीज इनके याद करनी जरूरी है। और एक और बात, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन ट्रिब्यूटरीज को जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ और वेस्ट टू ईस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि मैप में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें सिग्निफिकेंस की, कि एक नदी ब्रह्मपुत्र उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, और कितना है 41%। देन उसके बाद इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, फर्टाइल प्लेन्स यहाँ पर है। कल्चर के साथ भी ब्रह्मपुत्र लिंक करती है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट कल्चर, और साथ में सपोर्ट करती है रिच बायोडाइवर्सिटी को। यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, और रेन फॉरेस्ट भी। फ्लोरा और फोना रिच रीजन है। डेसिडियस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जब विंटर सीजन शुरू होता है, जैसे आजकल के टाइम पे, तो उससे पहले क्या होता है, पेड़ जो है वो अपने पत्ते गिरा देते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। विंटर सीजन में ड्राई कंडीशंस में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जब पेड़ अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो उन पेड़ों को कहा जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक आइलैंड है जिसका नाम है मझूली आइलैंड। मझूली आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। मतलब एक नदी के ऊपर जो है वो आइलैंड बना हुआ है। कहानी कैसे, जैसे मान लो ये बीच में एक पहाड़ हो गया, तो इसके इधर वाली ये इस तरह से नदी बह रही है, ये बीच में पहाड़ पूरा, और ये पहाड़ पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट। अब इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, एक नदी का पानी, और बीच में ये फिर आइलैंड की तरह लगता है, तो इसको कहा जाता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो ये आइलैंड है ना, यहाँ पर वैष्णवेट कल्चर प्रमोट होता है। वैष्णवेट कल्चर प्रमोट होता है मझोली आइलैंड पर। और एक और पॉइंट याद रखना कि जो ये वैष्णवेट जो कल्चर है ना, इसके जो फाउंडर है वो है शंकर देवा, और शंकर देवा को एक तरह से असम के कल्चर का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ असम कल्चर। तो ये भी कोर फैक्ट आपको साथ में लर्न करना है। मझूली जो आइलैंड है, ये तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। वर्ल्ड का सबसे छोटा आइलैंड जो कि रिवर के ऊपर है एक, वो भी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर भी है, जिसका नाम है उमनंदा। उमनंदा या उमनंदा भी, उमानंदा से भी इसको याद कर सकते हैं। तो उमानंदा, ठीक है, ये सबसे छोटा रिवर आइलैंड है,
और सबसे बड़ा हो गया मझूली, दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। देन उसके बाद नेक्स्ट है बिम्स्टेक पोर्ट कनक्लेव। बिम्स्टेक पोर्ट कनक्लेव ये जो सेकेंड एडिशन है इसका विशाखापट्टनम में हुआ। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, या फिर अगर हम बात करें कोई और जैसे गुड गवर्नेंस हो गया, तो वैसे ही आपके पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, उनके भी आप ऑब्जेक्टिव विजन अलग से लिख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह से ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। कम वर्ड्स में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। ऑब्जेक्टिव से क्या होता है कि जो हमारी इंट्रोडक्शन है उसको थोड़ी सी जो है वो मजबूती मिल जाती है। एस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें 1997 में हो रखी है बाय फॉलोइंग बैंकॉक डिक्लेरेशन, और इसका सेक्रेटरीट जो है वो ढाका में 2003 में बना। नेपाल और भूटान ने ज्वाइन किया था इसको 2004 में। तो बिम्स्टेक के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 मेंबर्स तो देखो हो गए, नेपाल और भूटान। तीसरा हमें ढाका से क्लियर होगा कि बांग्लादेश इसका मेंबर है। चौथा हमें पता है कि भारत भी इसका मेंबर है। पांचवा अगर हम बात करें तो श्रीलंका इसकी मेंबर हो गई, ठीक है। उसके बाद 6th अगर हम बात करें तो वो हो गया म्यांमार, और 7th अगर हम बात करें तो वो हो गया थाईलैंड। तो बे ऑफ बंगाल में जितने भी कंट्रीज जो कनेक्ट हो रही है वो सभी जो है वो इसका जो है वो पार्ट है। याद रखना पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। नेपाल और भूटान ने जो है वो 2004 में ज्वाइन किया है। ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में भी पूछा गया था, एक स्टेटमेंट बन रखी है। दैट मीन्स कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इतने से में ही जो है वो क्लियर हो जाता है। जितने ये मेंबर नेशन है ये कहते हैं कि टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट करेंगे अमंगेस्ट द मेंबर। तो जैसे हम देख रहे हैं ना बांग्लादेश में अभी जो वो क्लैशेस चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर कम्युनल राइट्स देखे गए, सरकार बदली थी पहले, फिर उसके बाद ज़ेंज़ी प्रोटेस्ट देखा गया। तो उसके बाद में क्या है कि अभी जो गवर्नमेंट है हो सकता है कि वो इंडिया को सपोर्ट उतना ना करे जितना शेख हसीना कर रहे थे, क्योंकि पॉलिटी में तो इंटरेस्ट मैटर करते हैं। तो फिर उस केस में हम देखते हैं कि बांग्लादेश का बातचीत होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक एक्सचेंज होने चाहिए। तो बिम्स्टेक का कोई भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जब हम बातचीत कर रहे हैं तो वो एक क्या है, सोल्यूशन है। देन उसके बाद नेक्स्ट है गोल्डन जैकल। गोल्डन जैकल की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल एनिमल है। ये मोनोगैमस होता है। मोनोगैमस मतलब इसका एक ही पार्टनर होगा, पार्टनर मर गया तो सिंगल रहेगा लाइफ टाइम। ओमनीवोर है, सब कुछ खाता है, ठीक है। सेकंड उसके बाद आयुसन स्टेटस याद रखना, लीस्ट कंसर्न है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एनवायरमेंट से रिलेटेड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन रखी है 1948 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में जो है वो इसको रखा गया है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओमनीवोरस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ठीक है, मोनोगैमस या नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब हो गया रात में बहुत एक्टिव होते हैं, सिर्फ रात में, दिन में सोए रहते हैं, रात को एक्टिव होते हैं। नशिद 2 ये ईरान की जो है वो टेलीकम्युनिकेशन और रिसर्च सैटेलाइट है, जिसको उन्होंने रशिया के जो रॉकेट है सियोज इसकी हेल्प से लॉन्च किया। तो नासिद 2 इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये है क्या। तो आप बता सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन की सैटेलाइट है या रिसर्च बेस। अब देखो एक पॉइंट समझो, यहाँ पे रशिया की हेल्प ली ईरान ने, क्यों? ईरान तो हमारा भी अच्छा दोस्त है ना, वो आईएसआरओ का भी कोई भी रॉकेट फॉलो कर सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमें रिसर्च वर्क को और ज़्यादा प्रमोट करना है, फिर हम वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च करके रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से इसको लिंक करके ध्यान रखना। देन उसके बाद है वीर परिवार सहायता योजना। वीर परिवार सहायता योजना जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नालसा ने शुरू करी थी। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर इसको लॉन्च किया था सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है सूर्यकांत, इन्होंने ये लॉन्च करी। और जो सीजीआई है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी होते हैं नालसा के। नालसा की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1995 में हो रखी है। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है, मतलब ये किसी कानून के थ्रू बन रखी है। और कानून कौन सा है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, इसके अंडर ये बन रखी है, ठीक है। और ये मॉनिटर करते हैं, इवेलुएट करते हैं फ्री लीगल एड को, देखते हैं कि किस तरह से फ्री लीगल एड जो है वो प्रमोट हो रही है। और विनीत मुझे बताओ कि कौन सा आर्टिकल है जो फ्री लीगल एड के साथ लिंक करता है? आर्टिकल 39 39 ए। ए। आर्टिकल 39 ए।
ठीक है। 39A जो है वो फ्री लीगल एड के साथ लिंक करता है। तो जो ये फ्री लीगल एड का जो कंसेप्ट है ये जनरली जो है वो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के लिए उनको है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर हो गए, EWS हो गया, SC ST, वुमेन, OBC, इन सभी के लिए एक तो ये पॉइंट। और जो ये वीर परिवार सहायता योजना है, ये जैसे होते हैं ना पर्सनालिटीज़ जिनके जो है वो एक तो जो फैमिली मेम्बर्स है वो देश के लिए शहीद हुए, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा सिर्फ शहीद लाइक जैसे होता है ना कि शहीद होने के बाद भी कुछ और भी होता है, जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जब ऑपरेशंस में होते हैं तो ब्लास्ट हो जाते हैं, किसी का हाथ नहीं होता, ठीक है, काफ़ी चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। तो उन सभी को लीगल वे में सपोर्ट करने के लिए जो है वो नालसा ने जो है वो ये इनिशिएटिव शुरू किया। तो जनरली ये आम वेटरन्स के लिए है, जो आर्मी ऑफिसर्स है उनके लिए है, उनके परिवार के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव है। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में आर्मी एक्सरसाइज है। 2025 का जो इसका एडिशन है वो जोधपुर में हुआ। जितनी भी आर्मी एक्सरसाइजेज है ना जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से याद करना। जैसे मैत्री सेतु, ये तो याद करनी जरूरी है बहुत ज़्यादा। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में 2025 का जो एडिशन है वो जोधपुर में हुआ। अब याद रखना 2026 का जो एडिशन है वो सिंगापुर में होगा। देन उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025, जो एक्ट है अभी इसमें अमेंडमेंट हुई, तो एक्ट जो है वो 2005 का है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उसमें 2025 में जो है वो अभी अमेंडमेंट हो रखी है। तो अमेंडमेंट कौन कौन सी हुई पहले तो ये समझते हैं। तो यहाँ पर ना ब्री जो है वो एक तरह से क्लैरिटी लेकर आए हैं, क्लैरिटी और कन्वर्जेंस लेकर आए हैं अमंग इज द वेरियस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और कम्युनिटीज़ उनके बीच में क्लैरिटी लेकर आए हैं एट स्टेट लेवल और नेशनल लेवल बोथ। तो सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना कि जो NHMC है, ठीक है, नेशनल कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कह सकते हैं हम इसको सिंपली, और जो हाई अदर कमेटीज़ है रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, उनको जो वो स्टेटूटरी बैकअप दिया गया है यहाँ पे, पहला पॉइंट इस अमेंडमेंट के थ्रू। सेकंड उसके बाद ध्यान रखना है कि ये इंपावर कर रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कि वो अपने जो है वो डिजास्टर प्रिपेयरनेस को लेकर प्लान बना सकते हैं, पहला पॉइंट। और साथ में ये पहले कौन करता था, ये करता था नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, पहले वो प्लान बनाया करती थी। अब किसको दे रही है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कह रहे हैं कि अब आप खुद अपने आप प्लान बनाओ। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भी सेटअप किया जाएगा स्टेट कैपिटल्स में या फिर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर। प्लस साथ में इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि अनेबल करना है स्टेट्स को कि वो जो है वो SDRF को भी कंस्टिट्यूट कर सकती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स को भी कंस्टिट्यूट वो कर सकते हैं। अभी क्या है, NDRF है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो NDRF काम करती है, वो आते हैं सपोर्ट करते हैं डिजास्टर के केस में। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि SDRF भी बनाई जाए ताकि सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इंडिया ने भी सक्सेसफुली टेस्ट किया है फर्स्ट हाइड्रोजन पावर रेल कोच। तो ये तो एक फैक्ट हो गया, चेन्नई में जो है वो ये टेस्ट हुआ। बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से हम कह रहे हैं ना कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, तो उसमें हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम कहते हैं कि हमें ग्लोबल जो इमिशन है जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हम उसको कम करेंगे, तो एक तरह से फिर हम इसको एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारे कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव है। देन उसका यूके जो है वो G7 नेशंस में पहली कंट्री बनी है, यूके G7 नेशन में पहली कंट्री बनी है जिन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन को एज एन कंट्री। G7 में कौन कौन से नेशंस है, कौन बताएगा? जल्दी बताओ कौन कौन सी कंट्रीज आती है G7 में? अशोक, कोशिश करता हूँ। जापान, USA, कनाडा, इटली, जापान हो फ्रांस, गया, जर्मनी। USA हो गया, इटली, कनाडा, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। जर्मनी, फ्रांस।
3 और 4 7, सिंपल 7 ही तो है G7। ठीक है, भूलनी नहीं चाहिए, टिप्स पर याद होनी चाहिए। तो यूके जो है वो G7 ग्रुप से पहली कंट्री बना है जिन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि पैलेस्टीन भी एक कंट्री है। पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से पैलेस्टीन न्यूज़ में भी है। देन उसके बाद नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज गोल्स ऑफ इंडिया। ये आपको मेंस के लिए हेल्प करेगा। जो डाटा है यहाँ पर मेंशन है ये आपको मेंस के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे नेट जीरो का टारगेट है हमारा 2070 तक, भूलना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा फैक्ट है। फिर उसके बाद हमने टारगेट किया है कि हम जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी लेकर आएंगे 500 गीगावाट की बाय 2030। उसके बाद थर्ड है 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से होगी बाय 2030। और साथ में हमने ये भी टारगेट किया है कि हम 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करेंगे बाय 2030। तो ये आपको मेंस में लिखने के काम आएगा। देन उसके बाद है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 को डिक्लेयर किया गया। और थीम यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। मुझे जस्ट एक क्वेश्चन का आंसर करो, सिंपल, बहुत क्लियर आंसर है। 97th अमेंडमेंट हुई थी 2011 में, तो उसके थ्रू कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान में ऐड हुआ था जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज है? 43B। आर्टिकल 43B, जिसमें जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं। देन उसके बाद मैरी टाइम फाइनेंसिंग इनिशिएटिव, ये न्यू दिल्ली में जो है वो समिट हुआ था, ठीक है, 2025 का। तो इंडिया ने यहाँ पर प्रपोज किया है कि मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाए। अब देखो ये कैसे लिंक करना है मेंस के लिए, सबसे पहले तो वो सीखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हम कहते हैं पोर्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हमारे जो बंदरगाह है वो बहुत अच्छे बनने चाहिए, जो कनेक्टिविटी है वहाँ तक सही होनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमारी ट्रेड एंड कमर्स है वो मैक्सिमम मैरी टाइम ही होती है, वो समुद्र के थ्रू ही होती है। तो इसलिए पोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा बेहतर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहा गया यहाँ पे कि मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड बनाना चाहिए ताकि जो कोस्टल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट कर सके और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर में। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में? पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा चले। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बैटल फील्ड टूरिज्म। देखो टूरिज्म के वेरियस टाइप है, जैसे रिलीजियस टूरिज्म हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पर देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर बैटल फील्ड टूरिज्म का मतलब हो गया कि जो हमारे ऐसे रीजन जहाँ पर हमने कभी कोई लड़ाई लड़ी होगी या कोई म्यूजियम वहाँ पर बनाया गया होगा, तो उसको जो है वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ओपन करना। तो ऐसा जो अगर हम बात करें तो इंडिया ने अभी नाथुला को ओपन किया था पहले, फिर उसके बाद डोकलाम को भी ओपन कर दिया टूरिज्म के लिए। कौन से टूरिज्म के लिए? बैटलफील्ड टूरिज्म के लिए। और डोकलाम ट्राई जंक्शन की अगर हम बात करें तो इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में है। 2017 में यहाँ पर स्टैंड ऑफ एक देखा गया था। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो, जो जैसे मान लो ये ढोकलाम ट्राई जंक्शन है तो इसके पास में इस तरह से रोड बना रहा था, तो इंडिया ने इसको अपोज किया और यहाँ पर जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसको बंद करवाया। और जो ये बैटलफील्ड टूरिज्म है इससे हम कह सकते हैं कि जो जैसे जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल लेते हैं, शाहीचिन ग्लेशियर हो गया, या ढोकलाम का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर फिर जो लोकल लोग हैं ना उनके लिए क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी। क्योंकि जब लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली बात है कि सिक्किम में अगर कोई हिमाचल से जा रहा है तो वो वहाँ पर जब रहेगा तो कहीं तो रहेगा, तो लोकल में अगर रहता है जैसे होम स्टे हो गया तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एक ये पॉइंट। बट लेकिन ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और सबसे कॉमन सा एग्जांपल रहता है वो प्लास्टिक। आज अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ट्रैकिंग रूट है, जो कि ऐसे ऐसे ट्रैकिंग रूट है जिसमें आपको कोई ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने लाइक 2-3 घंटे में जो है वो ट्रैक करके वापस आ सकते हैं। बट लेकिन एक समस्या वहाँ पर बनती जा रही है, वो बनती जा रही है प्लास्टिक की। जिन जगहों पर कोई घर नहीं है वहाँ पर प्लास्टिक कैसे पहुँचा, वहाँ पर प्लास्टिक बॉटल्स कैसे पहुँची? वो टूरिज्म की वजह से पहुँची। तो ये एक चैलेंज है, इसको एड्रेस करना जरूरी है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमें सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करने की ज़रूरत हमें है। देन उसके बाद नेक्स्ट है समुद्र प्रक्षेत्र। ये इंडिजीनियसली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसको गोवा में लॉन्च किया। तो कोस्टल रीजन में जो पोल्यूशन हो रहा है
या मैरीटाइम जो पोल्यूशन है उसको एड्रेस करने के लिए हमारा ये इनिशिएटिव है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने, और इसमें भारत का रैंक है 118। मतलब हैप्पीनेस में हम कुछ ज़्यादा ही खुश हैं, हम इतने खुश हैं कि हमारा रैंक जो है वो पीछे से काउंट होता है, तो 118वां रैंक हमारा है। देन उसका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारा रैंक 96 है, 2024 के लिए रैंकिंग हुई, और इसमें टॉप पर है डेनमार्क। मतलब हमारे यहाँ पर करप्शन भी थोड़ा कम होता है, इसलिए हमारा रैंक पीछे से है। देन उसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, इसमें भारत का रैंक 4th है, और इसमें टॉप किया है यूएस ने। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हमारा पासपोर्ट तो और ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसमें हमारा रैंक 77 है, और पहले हमारा रैंक 2024 में 85 था। थोड़ा सुधार इसमें हो गया कि हमारा जो रैंक है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, और 77वें नंबर पर हम आ गए हैं। देन उसके बाद कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है। कारगिल वॉर की अगर हम बात करें 1999 में हुई थी। एक लाहौर डिक्लेरेशन हुई थी, जिसमें उस टाइम पर अगर हम बात करें जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो पाकिस्तान गए थे। फिर इस डिक्लेरेशन के थ्रू कहा गया था कि पीस को प्रमोट करेंगे, कोई वॉर नहीं होगी। वॉर से शांति का रास्ता हमने अपनाया था, बट लेकिन इमीडिएटली उसके बाद अगर हम देखें तो कारगिल वॉर, और फिर हमने अपना ऑपरेशन विजय यहाँ पर लॉन्च किया था। और इसमें अगर हम बात करें एंड में देखते हैं तो कारगिल रिव्यू कमेटी एक बनाई गई थी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है पट्टचित्र। पट्टचित्र एक पेंटिंग है, यानी कि आर्ट एंड कल्चर, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दो रीजन जहाँ पर ये फेमस है पट्टचित्र, एक वेस्ट बंगाल है, एक दूसरा हो गया उड़ीसा। पट्टचित्र एक्चुअल में है क्या, यह है क्लोथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग, और इसको जीआई टैग भी मिल रखा है। जीआई टैग अगर किसी को मिल जाए ना एक बार, जीआई टैग होगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, अगर ये किसी को मिल जाता है तो 10 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद रिन्यू किया जा सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जीआई टैग का एक्ट भी है 1999 का, तो ये भी साथ में ध्यान रखना। देन उसके बाद पट्टचित्र के बाद एक जो दूसरी पेंटिंग आती है वो आती है सोहराई पेंटिंग। ये झारखंड की पेंटिंग है, बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग है, जीआई टैग इसको भी मिल रखा है। और ये म्यूरल आर्ट पेंटिंग है। मतलब म्यूरल आर्ट क्या होती है, ये हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि एक अलग से पूरा इसके ऊपर टॉपिक है। तो ये वुमेन जो है वो ये पेंटिंग बनाती है, और सोहराई जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ भी लिंक करता है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम जनरली ये आपको मेंस के लिए कंटेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कौन कौन से इनिशिएटिव है, तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। तो जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू करी थी। यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि हेल्थ और मेडिसिन और जितनी भी लीगल सर्विसेज है वो एक स्टॉप पर जॉब प्रोवाइड की जाए, वुमेन को एक सेंटर पर जॉब प्रोवाइड की जाए। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सपोर्ट और असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वुमेन को जो इफेक्ट हुई है वायलेंस से, वो वायलेंस डोमेस्टिक हो या कोई भी वायलेंस हो जिससे वो इफेक्ट हुए, तो यहाँ पर असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो स्कीम है ये मिशन शक्ति के अंडर आती है, जो कि पार्ट है संबल प्रोग्राम का। सेंट्रली फंडेड स्कीम है ये, और इसको फंड कहाँ से मिल रहा है, निर्भय फंड से। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और एक तरह से सपोर्ट करते हैं सभी महिलाओं को, मैक्सिमम महिलाओं को, ठीक है, गर्ल्स को जो कि 18 साल से कम की है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाल गंगाधर तिलक। ये क्यों न्यूज़ में है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना 23 जुलाई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया, दैट्स वाई इट इज़ ए न्यूज़। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी है इनका बर्थ जो है वो 1856 में हुआ था, एक साल पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 के। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 तो 1857 में हुआ है, और जो आपका इनका बर्थ है तिलक जी का वो 1856 में हुआ। डेथ अगर हम बात करें तो 1920 में हुई थी 1 अगस्त को। एक ये पॉइंट, फ्रीडम फाइटर है, सोशल रिफॉर्मर है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया। फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया भी इनको कहा जाता है। डायरेक्ट प्रीलिम का क्वेश्चन है कि विच पर्सनैलिटी नोन एज फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। देन उसके बाद इन्होंने सपोर्ट किया था स्वराज और साथ में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो स्वराज को लेकर उन्होंने कहा भी था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। देन उसके बाद इन्होंने डक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई है 1884 में, और इसमें इनको किसने सपोर्ट किया था, गोपाल गणेश अगरकर ने। फर्गसन कॉलेज भी फिर बाद में बना था 1885 में, तो ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने बनाई थी। इनके 2 न्यूज़पेपर भी थे बाल गंगाधर तिलक के, एक था केसरी, दूसरा था महारत्ता।
केसरी ये मराठी में लिखते थे और महत्ता जो है वो इंग्लिश में था। बुक्स की अगर हम बात करें तो इनके जो बुक्स है गीता रहस्य, द ये THE ओरियन है, और द आर्टिक होम ऑफ वेदा, जिसमें इन्होंने कहा था कि आर्यंस का जो घर है वो कहाँ था, वो था आर्टिक रीजन में। मतलब आर्यंस जो है वो आर्टिक रीजन से जो है वो इंडिया में आए थे। तो ये थ्योरी है जो कि आर्यंस के अराइवल के साथ लिंक करती है। जब हम एंशियंट सिविलाइजेशंस को पढ़ेंगे तो ये वहाँ पर कवर हो जाएगी। बाल गंगाधर तिलक को लगभग अरेस्ट तो काफ़ी बार किया गया, लेकिन दो मेजर है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक आता है 1898, दूसरा आता है 1908। 1898 में इनको अरेस्ट किया गया था सेडिशन के चार्जेस में, और 1908 में भी। 1907 का सूरत स्प्लिट है, जिसके बाद अगर हम बात करें एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर से मॉडरेट की शील्ड चली गई। ये मॉडरेट की शील्ड गई कैसे, ये जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। बट लेकिन सिंपली ध्यान रखना कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसको 3 आइडियोलॉजीज में डिवाइड किया गया मेनली। 1885 से लेकर 1905 तक होती है आपकी मॉडरेट फेज, यानी कि मॉडरेट आइडियोलॉजी को फॉलो किया गया। उसके बाद 1905 से लेकर 1919 तक होती है एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट मतलब बाल लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये तीनों एक्टिव थे। फिर 1919 के बाद गांधी जी ने कमांड संभाल ली थी, यानी कि गांधीयन फेज, गांधीयन आइडियोलॉजी। हिंद जो आपके ये होम रूल लीग जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू करी थी अप्रैल 1916 में, और इनका जो विज़न था वो होम रूल का था कि होम रूल को भारत में प्रमोट किया जाए। और एनी बसंत ने भी सितंबर में शुरू करी थी। 2 होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो भारत में चलाई गई। पहली अगर हम बात करें तो वो चलाई थी बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, और दूसरी जो चलाई थी वो चलाई थी एनी बसंत ने 1917 में। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि एनी बसंत इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट है। पहली महिला भारतीय कौन है जो INC के जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी, चेयरमैन बनी थी या सेशन प्रेसिडेंट बनी थी? कौन है? 1925 में बने थे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। गांधी जी ने एक सेशन प्रेसाइड किया था INC का एज एन प्रेसिडेंट। वेलकम कर्नाटका। ईयर 1924। 1924। ओके गुड। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे। किसने प्रेसाइड किया था? WC बनर्जी। कितने डेलीगेट थे? 78। 72। सॉरी, कोई बात नहीं, चलता है, इतने फैक्ट गलत हो जाते हैं, सब कुछ याद नहीं रहता सबको। देन उसके बाद टुवर्ड्स रिसाइलेंस एंड प्रोस्पेरस सिटीज इन इंडिया। ये कंटेंट ना एडिटोरियल का है और ये आपको मेंस के लिए हेल्प करेगा। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक लेकर आया था, उन्होंने ये रिपोर्ट दी और ये रिपोर्ट का टाइटल ये था। तो इसमें इन्होंने फोरकास्ट किया कि भारतीय जो सिटीज़ है वो किस तरह से डेवलप कर रही है। तो उन्होंने क्या यहाँ पर कहा, इन्होंने कहा कि इंडियन सिटीज़ जो है वो लगभग 70% नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। मतलब अर्बन एरियाज़ में हमारे यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट देखी जा रही है, पहला पॉइंट। फिर इसके लिए इन्होंने क्या कहा, इनके लिए कहा कि यहाँ पर फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी और क्लाइमेट रिसाइलेंस प्लानिंग की ज़रूरत है। कैसे? क्योंकि अगर हम अर्बन सिटीज़ की बात करें तो एक तो अर्बन एरियाज़ में गर्मी के टाइम पे आपको हीट स्ट्रोक देखने को मिलेंगे, सर्दियों के टाइम पे तो ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो ये समस्याएं हैं। एक तो देखो 70% जो नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, तो मतलब लोग अर्बन एरियाज़ में आएंगे, और ऊपर से हमारे पास ये चैलेंज है, तो इसको चैलेंज को एड्रेस करने के लिए ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है। तो इन्होंने साथ में जो है वो चैलेंजेस भी बता रखे हैं और वे फॉरवर्ड भी बता रखे हैं। देन उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन है ना, लगभग 95 मिलियन 951 मिलियन जो है वो 2050 तक जो है वो अर्बन एरियाज़ में रहने वाली है। मतलब रैपिड अर्बनाइजेशन जो है वो हिमाचल या फिर अगर हम बात करें इंडिया में देखी जाएगी, और हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो जो छोटी छोटी विलेजेस हुआ करती थी ना, जैसे 3-4 विलेजेस है, तो 3-4 विलेजेस की जो एक सेंटर है ना, जैसे कोई बस स्टॉप हो गया, तो वो बस स्टॉप वाला रीजन अब छोटा सा अर्बन एरिया बन गया है। एक ही पॉइंट। देन उसके बाद इंडिया को जरूरत है लगभग $2.4 ट्रिलियन बाय 2050, ताकि एक
क्लाइमेट रिसाइलेंस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके अर्बन एरियाज़ में, तो इतना पैसा हमें चाहिए, वे फॉरवर्ड में हम ये लिख सकते हैं। देन उसके बाद एनुअल लॉस अगर हम बात करें जो कि फ्लड की वजह से होता है अर्बन एरिया में, वो लगभग $5 बिलियन है, और एनुअली ये कह रहे हैं 2030 तक। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना नुकसान हो सकता है, और ये अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं किया तो ये 30 बिलियन तक भी पहुंच सकता है बाय 2070। उसके बाद कह रहे हैं कि हर साल लगभग ये एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह से हीट वेव्स बढ़ रही है, तो हीट वेव्स की वजह से लगभग ये कहा जा रहा है कि 3 लाख डेथ हो सकती है एनुअली। एनुअल ये डाटा है, मतलब हर साल का डाटा यहाँ पर जो है वो रखा जा रहा है। देन उसके बाद 2023 में अगर हम बात करें, इन्होंने कहा यहाँ पे कि इंडिया जो है वो, मतलब इंडिया में जो इंडिया की सिटीज़ है, जैसे हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड में 50 सिटी जो है वो टॉप 50 सिटीज़ जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है, तो टॉप 50 में ना 42 जो है वो इंडियन सिटीज़ है, और ये डाटा 2022 में 39 था। तो 39 से बढ़कर अब 42 हो गए हैं हम पोल्यूटेड सिटीज़ में। और ये पोल्यूटेड सिटीज़ में रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वो बहुत हाई लेवल पर स्प्रेड हो रही है। जैसे इंदौर की बात करते हैं, तो इंदौर में तो देखो वाटरबॉर्न डिजीज़ भी कितनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, और इंदौर जो है वो एक क्लीन सिटी है। दिल्ली को तो छोड़ो, दिल्ली तो मान लिया कि पोल्यूटेड सिटी है, ठीक है, वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, बट लेकिन इंदौर तो क्लीन सिटी है इंडिया की, वहाँ पर वाटरबॉर्न डिजीज़ क्यों? तो मतलब कहीं ना कहीं लैकिंग कुछ ना कुछ चल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर रिकमेंडेशन भी आती है, इन्होंने रिकमेंडेशन दी है। सबसे पहला दिया इन्होंने रिकमेंडेशन कि हीट और जो फ्लड प्लान्स है वो हमें लेकर आने हैं, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को एज एन रेफरेंस में लिख सकते हैं। हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्लाइमेट को रेसिस्ट कर सके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए। जैसे फ्लडिंग का केस है, हम देखते हैं ना कि आजकल के टाइम पे फ्लड, मानसून के टाइम पे तो स्पेशली अर्बन एरियाज़ में काफ़ी समस्या रहती है, तो फ्लड एक समस्या है और ऐसी प्रॉब्लम है जिसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या है कि हमें सीवरेज सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अर्बन एरियाज़ में। और सीवरेज सिस्टम ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है, इसका कारण एनक्रोचमेंट। अगर आज के टाइम पे आप देखोगे जो बाज़ार होते हैं ना अर्बन एरियाज़ में, तो बाज़ार में रोड तो है ही नहीं, गलियां तो है ही नहीं, गलियों में तो दुकानें पहुंच गई है, तो वो क्या है, इलीगल एनक्रोचमेंट। तो ऐसे चैलेंजेस को हमें हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है प्राइवेट फाइनेंसिंग को। सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार क्या करे, लोगों को इन्वाइट करे कि वो इन्वेस्ट करे इसमें। देन उसके बाद हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, और जो भी अदर वल्नरेबल सेक्शन है लाइक वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ओल्ड एज हो गया, उन सभी को यहाँ पर एम्पावर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है बाय फॉलोइंग पर्सनल फैसिलिटीज़, लाइक जैसे इंश्योरेंस सिस्टम। अब पता है कि हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस हम देख रहे हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है हमें उसको हाई लेवल पर लेकर चलना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर बनाई गई थी, जो अभी हमने पढ़ी थी ना, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी शुरू में। तो इसको जो है वो स्टेटरी बैकअप जो है वो इस एक्ट के अंडर मिल रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाई। और ये एक अपेक्स बॉडी है जिसका मेन काम क्या है, जिसका मेन काम है डिजास्टर, कोई सीरियस डिजास्टर आ गई जैसे कोविड-19। अब कोविड-19 एक ऐसी डिजास्टर थी, उसके बारे में कहीं तो डिस्कशन होना था ना, तो फिर वो ये कमेटी डिस्कशन करेगी। इसका चेयरपर्सन है कैबिनेट सेक्रेटरी, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी इसका चेयरपर्सन होता है। देन उसका नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 15, 2024 में, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था वो था फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना हाउस होल्ड को, और साथ में यहाँ पर सोलर रूफटॉप जो सोलर जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, और सब्सिडी सिस्टम के साथ। यानी कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि आप सोलर रूफटॉप पर जो है वो प्लांट लगाओ, सोलर प्लांट लगाओ, हम क्या करेंगे, आपको 60% सब्सिडी देंगे। 2 किलोवाट तक जो है वो यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, और इसको लॉन्च किया गया था 2024 में। तो 15 फरवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और एक तरह से फिर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सोलर एनर्जी को भी प्रमोट कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमोट कर रहे हैं, और लोगों की क्या होगा, पैसा भी बचेगा। प्रेह विहार टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, अभी भी न्यूज़ में चल रहा है। ये हिंदू टेम्पल है जो कंबोडिया में है, डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया।
दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है। थाईलैंड जो है वो क्या करता है, इसको क्लेम करता है कि ये टेम्पल जो है वो उसकी टेरिटरी का पार्ट है। पालना स्कीम मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू करी थी। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब यहाँ पर क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है। 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चों तक के लिए ये स्कीम है। यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है न्यूट्रिशन का, हेल्थ का, कोग्निटिव डेवलपमेंट का, ह्यूमनाइजेशन का, ग्रोथ मॉनिटरिंग का। तो प्रॉपर पूरा एक बच्चे की हेल्थ को यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। तो इस स्कीम को भी आप लिख सकते हैं कि चिल्ड्रन वेलफेयर को लेकर गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है, तो आप बता सकते हैं 1-2। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग डे, जो कि 22 जुलाई को होता है। अडॉप्शन अगर हम बात करें तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग की हुई थी। बाकी सभी ऑलमोस्ट 1950 में अडॉप्ट किए गए थे। एक नेशनल फ्लैग है जो पहले अडॉप्ट किया गया था आज़ादी से। चेस डे अगर हम बात करें तो 20 जुलाई को होता है। सेकेंड वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बांग्लादेश ने होस्ट किया था ढाका में, और विनर अगर हम बात करें तो इंडिया है। दूसरी बार इंडिया जीता है। पहली बार ये समिट 2012 में हुआ था, मतलब समिट इन द सेंस लाइक ये जो वर्ल्ड कप है पहली बार 2012 में हुआ था। उस टाइम पे भी इंडिया विनर था। उस टाइम पे हमने डिफीट किया था ईरान को, अभी हमने डिफीट किया है चाइना को। वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 के लिए बना है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा? ग्लोबल फाइनेंस। और एसबीआई जो है वो नेशनलाइज किया गया था 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो आरबीआई है उसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, और आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट जो है 1935 में हो रखी है बाय फॉलोइंग आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई आरबीआई नहीं था, वो था फेडरल बैंक। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1949 में। जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल्स, ये पहली स्टेट है जिसने ये शुरू किया है इंडिया में, उसका नाम है गुजरात। फर्स्ट स्टेट ट्राइबल्स का जो जीनोम है उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ऐसा उन्होंने टारगेट किया। देन उसका नेक्स्ट है बेडुइन्स। बेडुइन एक नोमैडिक ट्राइब है जो कि डेजर्ट ट्राइब भी इसको कहा जाता है। एक तरह से अरब डेजर्ट में रहती है, बट लेकिन आपको ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलेगी। बेसिकली ना इनको डेजर्ट ड्वेलर कहा जाता है। पैट्रियार्की सोसाइटी होती है, मतलब मेल डोमिनेशन यहाँ पर होता है, और जो हेड होता है उसको कहते हैं शेख। हेड को कहते हैं शेख, और ये जो शेख है इसको असिस्ट करते हैं काउंसिल, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली मेल होते हैं और वो एल्डर होते हैं, यानी कि घर के बड़े लोग या विलेज के बड़े लोग इसमें मेंबर होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। ये असम में है, ये दिहांग रिवर के ऊपर है, और इसको अमेजोन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि किसको अमेजोन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर है, और जहाँ पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको एक तरह से रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो अमेजोन क्या है? रेन फॉरेस्ट। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट आज के टाइम पे 2 चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एक चैलेंज फेस कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन का, और दूसरा जो चैलेंज फेस कर रहे हैं वो फेस कर रहे हैं फॉरेस्ट फायर का। तो ये सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ पर भी बनती जा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मानगढ़ मज़ाक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको याद रहता है, बट लेकिन ये एक ऐसा मजाक है जहाँ पर लगभग 1000 से ऊपर लोग मारे गए थे। तो ये जो मजाक है या हत्याकांड अगर हम बात करें तो ये 1913 में हुआ था राजस्थान में। हुआ क्या था कि ट्राइबल लोग, भील, स्पेशली भील कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वो लोगों ने क्या किया था, वो लोग सब इकट्ठे हुए थे और उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट शुरू किया था अगेंस्ट जो लोकल जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट, कि थोड़ी बहुत जो है सैलरी प्राइजेस जो है वो क्रॉप्स के बढ़ाया जाए इसलिए। बट लेकिन ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि वो उनके अगेंस्ट जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं कुछ। दैट्स वाई यहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार ने बॉम्ब और फायर जो है वो ओपनली जो है वो एक तरह से डिस्क्लोज मतलब अनाउंस कर दिया, और यहाँ पर जो है वो 1000 से लेकर 1500 के बीच में ट्राइबल लोग जो है मारे गए थे। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो भील है ये अभी एक भील प्रदेश की भी डिमांड करते हैं अलग से अपने लिए। तो जो रीजनल डिमांड होती है ना, जैसे रीजनल लेवल पर यूनिटी और जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को लेकर जो चैलेंजेस आते हैं, तो उसमें आप इसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हाटी ट्राइब उस टाइम पर न्यूज़ में थी, सिरमौर में है, सिरमौर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एक्सटेंशन है इसका। गिरी ट्राइब में, जैसे गिरी रिवर है तो गिरी रिवर में गिरी आर और गिरी पार, इस तरह से ये लिंक करते हैं हाटी ट्राइब। और हाटी को जो ये वर्ड है ना हाट, ये इससे ड्राइव होती है। हाट मतलब जो ये वर्ड है इसका मतलब होगा एक मार्केट प्लेस जहाँ पर हाटी ट्राइब अपना जो कॉमोडिटीज़ है उनको बेच रहे थे, तो वहीं से इनको जो वो नाम मिल रखा है। पॉलीएंड्री सिस्टम को ये फॉलो करते हैं और इसी वजह से ये न्यूज़ में भी थे। आप लोगों ने काफ़ी जो रील्स भी देखी होगी, तो वायरल हुई थी।
तो वुमेन जो है वो जो मैरी कर रही है एक से ज़्यादा मैन से एट सेम टाइम, तो एक महिला ने दोनों भाइयों से शादी करी थी, इस वजह से न्यूज़ में थे काफ़ी। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है कमचत्का पेनिसुला। ये न्यूज़ में था क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ध्यान रखना रशिया में है, यहाँ पे ना वल्केनिक इरप्शन हुआ और उस वल्केनिक इरप्शन से अर्थ क्यूब के भी चांसेस बन गए थे, क्योंकि वल्केनिक इरप्शन कहाँ पर हुआ था, एक तरह से लिंक कर रहा है इस रीजन में, और फिर यहाँ पर अर्थ क्यूब लाइक कंडीशन भी बन गई थी। और ये जो रीजन है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट भी है, और इस रीजन को कहा जाता है, मतलब ये जो आइलैंड है, ये जो पेनिसुला है, इसको कहा जाता है कि ये ऐसी धरती है जहाँ पर फायर भी है और बर्फ़ भी है, लैंड ऑफ फायर एंड आइस। इस रीजन में एक आइलैंड है जिसका नाम है कुरिल आइलैंड। जैसे मान लो ये इस तरह से ना, ये हो गया रशिया ऊपर वाला, ये इस तरह से बनता है, तो ये वाला जो रीजन है दैट इज कमचत्का रीजन। यहाँ पर ना आइलैंड आते हैं छोटे छोटे, जो इसी रीजन का पार्ट है, जिसको कहते हैं कुरिल आइलैंड। ये आइलैंड जो है वो कंट्रोल तो इसको रशिया करके रखा हुआ है, बट लेकिन जापान कहता है, क्योंकि जापान भी यहाँ नीचे इस तरह से है, तो जापान कहता है कि ये मेरी टेरिटरी का पार्ट है, जापान इसको क्लेम करता है, बट जापान को मिलेगा नहीं क्योंकि रशिया के पास है। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको 75 साल कंप्लीट हो गए, यानी कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है 1950 में हो रखी है। पीसी मेहलानोबिस ने इसको बनाया था कलेक्ट करने के लिए सोशल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मतलब डाटा, उसको कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर फिर हाउस होल्ड सर्वे हुए थे, जिसमें लैंड होल्डिंग और लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के प्रॉपर पूरे सर्वे हुए हैं, डाटा कलेक्ट किया गया था। डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं? ताकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए, क्योंकि गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाने के लिए भी नंबर ऑफ फैक्ट चाहिए, तो वो फैक्ट क्या है? एक तरह से इन्फॉर्मेशन। और ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, और इसका जो हेड होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है। देन उसके बाद यूरेनियम डिपॉजिट, मिनरल्स को लेकर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। राजस्थान में अरावली रीजन में मिनरल्स है, और कहाँ पर किस क्या कौन से जिस रीजन में उसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो साउथ कडप्पा बेसिन में जो है वो यूरेनियम है। तेलंगाना में अगर हम बात करें तो नॉर्थ कडप्पा सिस्टम में यूरेनियम है। मेघालय में अगर हम बात करें तो महादेक बेसिन में है। कर्नाटका में अगर हम बात करें तो भीमा बेसिन में है। झारखंड में अगर हम बात करें तो सिंगमम शेर जोन में। वैसे तो देखो यूरेनियम हम क्या करते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, लेकिन जो यूरेनियम हमारे पास यहाँ पर है हम उसको न्यूक्लियर पावर के लिए यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये प्लस पॉइंट, जो बाहर से लेकर आ रहे हैं उसको सिविलियन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उससे वेपन नहीं बना रहे, लेकिन जो हमारे पास है वो हम उसको क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मंगल पांडे, इनके भी बर्थ एनिवर्सरी थी 19 जुलाई को, तो पूरा डिस्कस कर लेते हैं इनको। ग्रेट फ्रीडम फाइटर रहे हैं। 1827 में इनका बर्थ हुआ था बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। उसके बाद 22 साल की उम्र में इन्होंने जो ब्रिटिश जो आर्मी थी उसको ज्वाइन किया था एज एन सोल्जर, और 34th जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसका ये पार्ट बने थे। अब हुआ क्या, इन्होंने 1853 में जब न्यू राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी जिसका नाम था मस्कट राइफल, तो इन्होंने उसको यूज़ करने से मना कर दिया था कि हम इसको नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो कारतूस थे ना, जिनको कार्टेजेस कहते हैं, वो जो है वो ग्रीस्ड थे किसके साथ में, बीफ और पॉर्क फैट के साथ। तो दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम उसको नहीं चलाएंगे। और फिर उसके बाद देखते हैं जब इन्होंने रिफ्यूज़ किया तो ऑलमोस्ट इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था 29 मार्च को, और इन्होंने इनके जो सीनियर थे उसको भी इन्होंने मार दिया था। तो देन ब्रिटिश सरकार ने इनको हैंग कर दिया था 8 अप्रैल को। और इसके बाद अगर हम बात करें फिर रिपोर्ट जो रिवोल्ट है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था, और 10 मई को जो मेरठ थी वहाँ पर जो सिपाहीज थे उन्होंने रिवोल्ट किया और वो मूव कर गए थे दिल्ली की तरफ, और दिल्ली में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि बहादुर शाह जो सेकंड है वो जो है वो हमारे एम्प्रर है, और बहादुर शाह सेकंड वॉज द लास्ट मुगल एम्प्रर ऑफ इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मतलब अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शनल में तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नमस्ते स्कीम। 2023 में इसको लॉन्च किया था, 2026 तक की स्कीम थी, यानी कि 3 साल की स्कीम। नमस्ते स्कीम आपको मेंस के लिए एज एन एग्जांपल है। यहाँ पर टारगेट रखा कि स्कीम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं हजार्डियस मैनुअल स्कैविंग को। मतलब एक तरह से हम यहाँ पर क्या है कि जो आपके स्कैवेंजिंग है वो नहीं होगी हजार्डियस केसेस में। तो जैसे हम देख रहे हैं सफाई कर्मचारी हो गए या कोई अदर होता है, उनको जो है वो बहुत टफ कंडीशंस में जो है वो
पिट्स वगैरह साफ़ करने पड़ते हैं, तो उन सभी को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर टारगेट रखा। क्यों? क्योंकि उससे एक तो हेल्थ को लेकर चैलेंजेस रेज हो रहे हैं, डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, और ये इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया मिशन, जिसकी शुरुआत जो है वो 1 जुलाई 2015 में हुई थी। ट्रांसफॉर्म करने की बात की जाती है यहाँ पर इंडिया को डिजिटली एम्पावर सोसाइटी एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में। तो ये 2 कोर इनिशिएटिव थे, और फिर हमने कहा था कि हम वर्ल्ड के साथ मिलकर चलेंगे इस स्कीम के थ्रू। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एस्टेब्लिश किया गया 1945 में, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी है, और 194 इसके मेंबर्स है, और भारत भी जो है वो इसका पार्ट है। ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक।